Welcome back, old book. हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेड चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जो कि ह्यूमन जीनोम के ऊपर है। प्रोजेक्ट आप देख ही रहे हैं पीछे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को आज डिस्कस करेंगे हम, जिसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार से ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और इसकी क्या बेनिफिट्स हैं और आखिर क्यों स्टार्ट किया गया, इसकी नीड क्यों हुई हमें। तो जैसा कि एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसलिए इसको हमें स्किप नहीं करना है। और देखा जाए तो इसको हर एक पॉइंट को हम कवर करेंगे, उससे कहीं ज़्यादा हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी 12th की जो है वो उसमें कम दिया हुआ है, लेकिन मैंने इसको काफ़ी डिटेल में स्टडी करा रहा हूँ जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओके, सबसे पहले हमारा क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जैसा कि आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ 30,000 के लगभग जो हैं जीन्स बोले जाते हैं, पाए जाते हैं। और उनको स्टडी करना या कैसे किया गया होगा कि हम आज जो बोल रहे हैं कि इतने जीन्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, तो ये हमें कैसे पता लगा, वो कुछ जो कह सकते हैं इसी की देन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, आवर बॉडी हैव 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स। आपकी बॉडी में कितने होते हैं? 23 जो होते हैं पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम। टोटल कितने होते हैं आपके? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर एक भी क्रोमोसोम डबल या कह सकते हैं एक्स्ट्रा हो जाए तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, डिसेबिलिटीज होने का प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब एक भी क्रोमोसोम अगर बढ़ जाए तो प्रॉब्लम बॉडी में हो जाती है, या कम हो जाए तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मतलब ये जो संख्या है, एक जो आपकी सर्टेन संख्या दे रखी है, क्या इट गिवन 46, तो यही रहनी चाहिए। ओके, तो जैसा कि बताया, अवर बॉडी हैव 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स एंड जो आपके दिख रहे हैं 22 ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं इन्हें? ये टर्म्स को आप लर्न कीजिए। और ये ऑटोसोम जो होते हैं एक होमोलोगस होते हैं एंड एक्स वाई क्रोमोसोम जो होते हैं, कौन से? एक्स वाई क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एलोसोम्स। क्या कहलाते हैं? एलोसोम्स। तो अगर बेसिकली इस पॉइंट में बात करूं तो मेन है कि 23 पेयर्स ऑल ओवर क्रोमोसोम्स and अगर including we talking about 46 complete chromosome set, and second is a 22 autosomes and XY chromosomes is called allosomes. Okay, next is one human genome project was launched. human genome जो प्रोजेक्ट है वो कब लॉन्च हुआ था? 1990 में। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है जो कि आपको रिमेंबर रखनी है। सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज लॉन्च इन 1990। इट लॉन्ग 30 ईयर। ठीक है, ये कितने टाइम तक चला था? 30 ईयर तक चला था। दूसरी बात है टू बी कंप्लीटेड 2003, ये कंप्लीट हो गया था 2003 में। बट सीक्वेंस ऑफ वन क्रोमोसोम्स वाज कंप्लीटेड इन 2006। जो हमारा पहला क्रोमोसोम था, जो कि सबसे बड़ा क्रोमोसोम्स होता है, वो जो उसकी सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई थी वो 2006 में कंप्लीट हो पाया। मतलब तो हम कह सकते हैं कंप्लीटली जो हमारा एक प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हुआ 2006 में। ओके, उसके बाद आता है इफ द कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग इज $3, ठीक है, पर बेस पेयर, द टोटल एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज, आपका ये कितना दिख रहा है? देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या है? $, है। ठीक है, इतना खर्चा आपको दिख रहा था। यानी एक अगर बेस पेयर को हम कंप्लीट कर रहे हैं पूरा, उसको सीक्वेंसिंग करने में तो कुल मिला के इतना खर्चा हमारे पास हो रहा था। ठीक है, बिलियन $। ओके, उसके बाद जो बात आती है ह्यूमन जीनोम्स इज सेड टू बी हैव 3 × 10⁹ 3 × 10⁹, दैट इज आपका जो ये वैल्यू निकल के आ रही है, इतना न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर आपके कंप्लीटेड
इन द फॉर्म्स ऑफ क्रोमोसोमल इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं इतने बेस पेयर होते हैं जो कि एक बेस पेयर को आप कंप्लीट करते हैं। क्या बोल रहा है, ह्यूमन जीनोम इज सेड टू बी हैव 3 × 10⁹, यानी कितने जीरो होंगे, 9। दैट इज मीन आपका 3 0 0 0 0 0। ये इतनी बड़ी अमाउंट जो है, इतनी बड़ी एक डिजिट है, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स कंप्लीटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर इतने सारे क्या होते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड से, ये जो बेस पेयर हैं उनसे कंप्लीट होता है। ठीक, दूसरी बात है इट ऑब्टेन्ड सीक्वेंस आर स्टोर। ठीक, इफ द ऑब्टेन्ड सीक्वेंस वाज टू स्टोर इन टाइप फ्रॉम अ बुक। अगर हम बात करें कि इस जो इंफॉर्मेशन को हम टाइप करें बुक के अंदर, या बुक के अंदर हम स्टोर करना चाहें तो क्या आएगा, तो कितना ज्यादा खर्चा या कितनी ज्यादा बुक्स हमारे पास अवेलेबल हो पाएंगी जो कि हम स्टोर करेंगे। तो देखिए कह रहे हैं द स्पेस इज नीडेड टू टाइप 3000। ठीक है, आपका 3000 क्या बात कही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां समझने की बात है। जो जितना भी ऊपर बोला गया है इसके अंदर इतना सब करेंगे, वो भी एक सेल की बात कर रहे हैं, ह्यूमन के एक सेल को हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस कर पा रहे हैं। बात समझ में आ गई आपके? मतलब क्या हुआ, ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है आप बेसिकली जानने के लिए आप पढ़ सकते हैं, बट इसमें जो मेन है आपका पहला पॉइंट, सेकंड, उसके बाद ये वाला हो गया और उसके बाद ये हो गया। ठीक है, एक ये, बाकी नीचे वाला है ये आपको एक बताया गया है कि अगर इसको हम बुक्स में अगर रिटर्न में अगर स्टोर करें तो कितना ज्यादा मतलब लेंथी प्रोसेस है और कितना ज्यादा बुक्स बनेंगी और बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। इसलिए इसे क्या करा गया, सीधे जो इसका भी सीक्वेंस वगैरह जो भी थे इंफॉर्मेशन स्टोर करी वो आपके कंप्यूटर्स में की गई थी। ओके, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कंप्यूटर में हमें उसका जो भी कैलकुलेशन है इंफॉर्मेटिव है वो चीज मिल सके, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया था। बायो इंफॉर्मेटिक्स का मतलब क्या है, ये जो एक न्यू कहते हैं ब्रांच जो बायोलॉजी में मतलब जनरेट हुई, वो भी किसके द्वारा, जब ये हम जीनोम की स्टडी कर रहे थे, ह्यूमन जीनोम की जब स्टडी की जा रही थी, तब एक ये न्यू ब्रांच यहां से मतलब पैदा हुई, कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्टवेयर विच कैन स्टोर, प्रोसेस एंड एनालिसिस द डाटा। ये किस लिए करा गया, इस ब्रांच के अंदर जितना भी कोई भी अगर स्टोर डाटा होता है उसको एनालिसिस किया जाता है, उसको स्टोर सेव करा जाता है। मतलब इस ब्रांच के अंदर केवल ये कह सकते हैं कि आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या कह सकते हैं एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर क्या करते हैं, जो भी प्रोसेस है, जो भी कहते हैं स्टोर आपकी इंफॉर्मेशन रहती है, उनका एनालिसिस किया जाता है, डाटा का एनालिसिस किया जाता है, किसमें, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ओके, नेक्स्ट है इट वाज इनिशियली कोऑर्डिनेटेड बाय द यूएस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इट वाज इनिशियली कोऑर्डिनेटेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। मतलब ये जो स्टार्ट किसने करा है, स्टार्ट कब हुआ, तो यूएस की जो है डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये दोनों इसको क्या कर रहे थे, रेगुलेट कर रहे थे या इसको चला रहे थे या इसकी हेल्प कर रहे थे इसमें। ठीक, इसको हेल्प कर रहे थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को चलाने में। ओके, तो ये आपके नाम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है ड्यूरिंग अर्ली इयर्स ऑफ प्रोजेक्ट द वेलकम ट्रस्ट यूके। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, द वेलकम ट्रस्ट यूके। ठीक है, इन्होंने भी क्या करा था, इसको हेल्प कर रहे थे। मतलब जो प्रोजेक्ट है उसमें एक तो ये मेगा प्रोजेक्ट था, कोई बहुत ज्यादा माइक्रो प्रोजेक्ट था नहीं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। और इसमें क्या था, बहुत सारे चीजें, बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा था, जो कि एक कंट्री या कोई एक बंदा मिलके नहीं कर सकता, इसलिए इसमें बहुत सारे लोगों का मिलना जरूरी था। तो इसलिए जैसे यूएस हो गए डिपार्टमेंट के, ये काम कर रहे थे, फिर यूके भी ऑलरेडी ट्रस्ट था एक इनका, जो कि इसमें हेल्प कर रहा था इनको। अब फाइनेंशियली भी कर रहा होगा और वैसे भी इनके इंजीनियर्स वगैरह ये सारे काम कर रहे होंगे। कुल मिला के बात ऐसे है। लेटर कंट्रीब्यूशंस कम्स फ्रॉम अदर्स कंट्री। उसके बाद कुछ कंट्रियां और भी इसमें आई, और भी कंट्रियों का कुछ आना हुआ जो इसमें हेल्प करा, कंट्रीब्यूशन करा विद फाइनेंशियल कह सकते हैं, और उसके साथ जो वर्क है
उसके इंजीनियर्स भी इसमें काम करने के लिए आए। जैसे कि जो मेन आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ये नाम आपको 100% टिप पे होने चाहिए, जैसे कि जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एंड अदर, कुछ और भी कंट्री थी, बट हमें जो 4 नाम याद रखने हैं, जापान, फ्रांस, जर्मनी एंड चाइना। ओके, तो ये कंट्री क्या है, इसको और ज्यादा प्रोत्साहन दिया कि भाई हम भी इसमें हाथ बटाएंगे, हम भी इसमें क्या कहते हैं आपका हेल्प करेंगे। उसके बाद इसके कुछ गोल्स भी होंगे। किसी भी प्रोजेक्ट को जो हम स्टार्ट करते हैं तो वी हैव सेट गोल। ओके, उसके लिए हम सेट करते हैं गोल। तो जैसा कि गोल क्या क्या थे, इसमें पहला गोल तो ये था कि टू नो द सीक्वेंस ऑफ 3 × 10⁹ बेस पेयर ऑफ ह्यूमन जीनोम। जो आपका ह्यूमन जीनोम के बेस पेयर्स हैं उनका सबका सीक्वेंस चाहिए था हमें। ठीक है, सीक्वेंस चाहिए था, तब जाके हम क्या इसको स्टार्ट कर सकते थे। मतलब इसके द्वारा हम अपने जो एक वॉलफेयर है उसके लिए हेल्प कर सकते थे। 20,000 एंड 25,000 जीन्स इन ह्यूमन जीनोम। उसके बाद ही हमें यह भी पता लगाना था कि भाई कितने ज्यादा इसके मतलब जीन्स हो सकते हैं या हमारे बॉडी में कितने जीन्स हैं। तो कुल मिला के हमें ये क्या कहते हैं, जो गोल्स है हमारा क्या था कि इतने जीन्स ह्यूमन बॉडी में होते हैं। नेक्स्ट है आपका टू स्टोर, प्रोसेस एंड एनालिसिस दिस इंफॉर्मेशन। अब ये जो भी डाटा हम इकट्ठा कर रहे थे उसको कहीं ना कहीं स्टोर भी करना था। तो क्या है, एक प्रोसेस है जो एनालिसिस करेगा, जिससे उसमें इंफॉर्मेशन निकलेगी कि इससे क्या इंफॉर्मेशन है क्या नहीं है। उसके बाद एक कमेटी या कह सकते हैं ये एक संगठन भी बना, ELSI, टू एड्रेस एथिकल, सोशल, लीगल इशू। अब एक चीज और है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब स्टार्ट किया गया तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ देश ऐसे भी होंगे जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कि भाई एक ह्यूमन जो है, एक आदमी या एक इंसान जो है वो कुदरत का या कह सकते हैं भगवान का बनाई हुई चीज है, उसके कंस्ट्रक्ट में आप क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो इन सारे जो मुद्दों को क्लियर या सॉर्ट आउट करने के लिए एक कमेटी कह सकते हैं या एक ये जो संगठन स्टार्ट किया गया आपको क्या है, टू एड्रेस एथिकल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी यही डील करेगा। सोशल होगी तब भी, लीगल इशू, सोशल लीगल इशू अगर कुछ होते हैं तो भी यही डील करेगा। तो मतलब ये पता था कि कुछ देश ऐसे हैं बहुत ज्यादा रिलीजियस हैं, वो अपने धर्म के लेके मतलब लेकर बहुत ज्यादा एकदम वो रहते हैं एक्टिव कि भाई नहीं ये चीज हमारे धर्म में ऐसा क्यों क्या, तो वो वगैरह वगैरह हम बातों में नहीं जाना है। तो मतलब कहने का क्या है कि ये सारे इशू होने थे तो इसलिए उन्होंने एक पहले से सेट कर लिया था कि ये भी हमारे पास ऐसी एक कमेटी या एक ऐसा संगठन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जिससे कि हम उसको सॉर्ट आउट कर सके। तो बेसिकली ह्यूमन जीनोम की अगर मैं बात करूं तो इसमें आखिर ऐसा ह्यूमन जीनोम से क्या फायदा हो रहा है। ठीक, तो मतलब कहने का यह है बेसिकली अगर ह्यूमन है तो उसके अंदर बहुत सारे जीन्स हैं और हर किसी एक जीन का फंक्शन है। ठीक है, वो एक प्रोटीन बना रहा है, तो अब प्रोटीन बना रहा है मतलब अगर किसी को कोई डिजीज हो जाती है, अगर पूरे जीन्स की हम इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी तो हमारे पास प्रत्येक जीन का पता है वर्क कि ये वर्क इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मतलब कहने का क्या हुआ, अगर पता लगा कि भाई इस जीन के वजह से इस व्यक्ति में ये प्रॉब्लम हो रही है और ऑलरेडी वी हैव नॉलेज इंफॉर्मेशन अबाउट द जीन कि व्हाट वर्क रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो हम क्या कर सकते हैं कि जीन थेरेपी दे सकते हैं, उसके लिए जीन थेरेपी दे सकते हैं जिससे उस जीन का जो है डिसऑर्डर जो भी हो रहा है वो उसको रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे जो फायदे थे कुल मिला के इससे होने वाले थे। अब हम आगे देखते हैं कुछ इसके और टर्म्स हैं जो उसको हम क्लियर करते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम देखेंगे मैथोलॉजी। मैथोडोलॉजी क्या है इसकी, जो ह्यूमन जीनोम में एक पूरा प्रोसेस है, टेक्निक क्या क्या अपनाई गई। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको एक डीएनए दिख रहा होगा कि डीएनए फिगर नंबर 1। इसमें क्या होते हैं, कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं, कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो प्रोटीन नहीं बनाते। क्लियर, तो जो प्रोटीन नहीं बनाते हैं वो क्या कहते हैं जंक। जो प्रोटीन को नहीं बनाते दैट इज कॉल्ड जंक डीएनए। दे हैव रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जैसे कि जो फॉर्म जैसे आप देखोगे ATTG, ये सारे जो हैं ये बहुत सारे रिपीटेड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये जो डीएनए था, ये आपको डीएनए दिख रहा है, तो पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा कि या तो हम पूरे डीएनए को क्या कर लें, कोड कर लें, या पूरे डीएनए की सीक्वेंसिंग करें, या फिर हम केवल जो प्रोटीन नॉन मतलब कि जो कोडिंग डीएनए है उसी का कर लें, मतलब जिससे प्रोटीन बनना है। तो जैसे कि आपका जो कोडिंग है
उससे पता है कि mRNA बनेगा और फिर वो प्रोटीन बनाता है। ठीक, तो उन्होंने ये बोला कि हम क्या करें, पहला उन्होंने बोला कि टू सीक्वेंस ओनली कोडिंग पोर्शंस, या तो हम कोडिंग पोर्शन को सीक्वेंस करें केवल, फिर उन्होंने बोला टू सीक्वेंस कंप्लीट डीएनए। तो फाइनली हमारे पास जो एक पास हुआ, उन्होंने ये बोला कि हमें जो कंप्लीट जो सीक्वेंसिंग करना है डीएनए की, क्या करना है, कंप्लीट डीएनए की सीक्वेंसिंग करनी है। उसके बाद अब टेक्निक कौन सी अपनाई गई, टेक्निक जो कि अपनाई गई ये था एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। ठीक है, जो कि हम बता रहे हैं जिसमें एक्सप्रेस जीन्स हैं जो कि प्रोटीन्स को बना रहे हैं, वही चीज की बात कर रहे थे। और इसमें क्या है, सीक्वेंस एनोटेशंस। ठीक है, तो ये टेक्निक थी सीक्वेंस एनोटेशंस। उसके बाद ये लाइन आप देखेंगे, डू नॉट मेक प्रोटीन्स एंटायरली डीएनए। पूरा डीएनए क्या होता है, प्रोटीन को नहीं बनाता, जैसे कि मैंने ऊपर बताया है, आपको ऊपर बताया अभी। ओनली 2% पार्ट्स मेक प्रोटीन्स। ठीक है, ओनली 2% जो डीएनए है वही प्रोटीन बना रहा है, पूरा डीएनए प्रोटीन नहीं बनाता है। उसके बाद ये बात यहां तक हो गई। अब हम थ्योरी इधर देख रहे हैं, उसके बाद जो नीचे डायग्राम दिख रहा है उसको देखेंगे। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की हमें नीड होती है, ठीक, नीड होती है। उसके बाद टेक टू होस्ट सेल, उसके बाद 2 होस्ट सेल चाहिए होती है, जिसमें कि हमने यूज करा है बैक्टीरिया और ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वेक्टर की जरूरत होती है, जो कि यूज हमने कौन कौन से करें, बीएसी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स और बाईएसी यानी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये जो पोर्शन है थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि आपके चैप्टर पीछे दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद दीज स्पीशीज वर सीक्वेंस बाय सेंगर मेथड, फ्रेडरिक सेंगर ही डेवलप सीक्वेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है। फ्रेडरिक सेंगर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या करा था, ये मेथड को सीक्वेंसिंग करने का मेथड को डेवलप किया। ओके, क्या इन्होंने क्या करा, सीक्वेंसिंग करने का जो एक मेथड है वो इन्हें डेवलप किया था। तो ये अब ये जो इतना पोर्शन आपको दिखा, यही यहां पर है। सबसे पहले हमने क्या, हमारे पास डीएनए होता है पूरा, जो कि जिसमें कि बहुत ज्यादा पोर्शन जो होता है वो डीएनए मतलब प्रोटीन नहीं बनाता है, तो केवल 2% ही पार्ट प्रोटीन को बनाते हैं, तो बाकी जो प्रोटीन नहीं बनाता उसके अंदर रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और उसे हम कहते हैं जंक डीएनए। उसके बाद 2 टेक्निक हमने सोचा कि 2 तरीके हैं, या तो हमारे पास पूरा डीएनए को हम क्या करें, सीक्वेंस कर लें, या फिर हम क्या करें, ओनली जो जेनेटिक कह सकते हैं कि जो पोर्शन कोडिंग पोर्शन है उसी को हम क्या करें, सीक्वेंस कर लें। तो फाइनली हमने सोचा, हमने मतलब कि जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा है कि सीक्वेंस करा जाए पूरे डीएनए को, तो वही चीज पास हुआ और सीक्वेंस एनोटेशंस का यूज किया गया, जो कि टेक्निक है हमारे पास। उसके बाद हमें पता है कि डू नॉट मेक प्रोटीन एंटायरली डीएनए, ओनली 2% पार्ट ऑफ मेक प्रोटीन्स। डीएनए का 2% पार्ट ही जो क्या होता है, प्रोटीन मेक करता है। अब ये डीएनए जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करता है, कट करता है, पीस, छोटे छोटे पीस में कट कर देता है डीएनए को। जो सबसे पहला है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स, वो डीएनए को कट करता है, जो रेड रेड दिख रहा है वहां से डीएनए को कट कर देगा। ओके, कट करने के बाद क्या होगा, वो जो डीएनए का एक फ्रेगमेंट आएगा, डीएनए फ्रेगमेंट एक होस्ट सेल हमने लेंगे और उसके अंदर वो क्या करते हैं, डाल देते हैं। डालते किसकी साथ हैं, वो आपका है वेक्टर। अब कौन सा वेक्टर है, या तो बैक्टीरिया यूज करेंगे या फिर ईस्ट यूज करेंगे, तो जो भी हमें बेटर, हम दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मान लो सपोज हमने बैक्टीरिया वाला यूज कर लिया है। उसके बाद अब जो बैक्टीरिया होगा, वो जो डीएनए है फ्रेगमेंट, उसकी क्या करेगा, डीएनए यहां से जो बैक्टीरिया की प्रोटीन्स को यूज करके उसकी मल्टीपल्स क्या कॉपीज बनाएगा, और उस कॉपीज को हम क्या करते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। ओके, आइसोलेट कर लेते हैं, और फिर वो चीज जो होती है हमारे जीनोम जो प्रोजेक्ट है उसमें यूज करते हैं। ठीक है, उसको स्टडी करने में यूज करते हैं, क्योंकि एक ही कॉपी है, वो खराब हो गई सपोज, तो क्या करेंगे, बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए क्या करते हैं, वो पोर्शन जो होता है आपको बहुत सारी कॉपीज बना के रखनी पड़ती है, जिससे कि हम उसको यूज करते हैं। तो बात यहां तक समझ में आ गई। इसके बाद आता है आपका साइलेंट फीचर्स, या फिर रिजल्ट की बात कर सकते हैं हम कि साइलेंट फीचर क्या थे या रिजल्ट। तो देखिए, वी हैव आपका 3164, ठीक है, 0.7 मिलियन, आपका 3164.7 मिलियन बेस पेयर, या फिर हम कह सकते हैं 3.1 बिलियन, ठीक है, 3.1 मिलियन आपके बेस पेयर्स पाए जाते हैं। उसके बाद वी हैव अराउंड 30,000 जीन्स। कितने जीन्स, 30,000 जीन। लेकिन पहले क्या मानने थे, 80,000 से 140,
1,40,000 जीन्स का हम मतलब कि अप्रोक्स कर रहे थे कि इतने जीन हमारी बॉडी में हो सकते हैं, बट हमें कितने जीन्स मिले? ओनली 30,000 जीन्स मिले। एवरेज जीन साइज क्या होता है? एवरेज जीन साइज जो है 3,000 बेस पेयर, बेसिस होता है, सॉरी बेस पेयर नहीं बोलेंगे, बेस, ओके, बेस होता है। उसके बाद लार्जेस्ट जीन कौन सा है? डिस्ट्रोफिन जीन्स। डिस्ट्रोफिन जीन जो है वो लार्जेस्ट जीन है हमारा, जो कि 2.4 मिलियन बेसिस हैं। उसमें कितने हैं? 2.4 मिलियन बेसिस हैं। और उसके बाद जो है आपका, उसके बाद आपका आता है लार्जेस्ट क्रोमोसोम्स हमारे पास जो है नंबर 1, जो क्रोमोसोम से सबसे बड़ा होता है, और कि इसमें कितने हैं? 2,968 जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, कितने जीन्स? 2,968 जीन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम्स इज बाई जो क्रोमोसोम्स है वो कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट है, और इसमें कितने जीन्स हैं? 231 जीन्स ओनली। उसके बाद 99.9% ऑफ जीएनए, 99.9% ऑफ डीएनए इज एग्जैक्टली सेम इन ऑल ह्यूमन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका जो पॉइंट कह रहा है कि जो डीएनए है हमारा वो ऑल ह्यूमन में 99.9% जो सेम होता है प्रत्येक इंडिविजुअल्स में, बट 1.4 मिलियंस। अब ये वाला पॉइंट आपको समझना है, बाय फिगर 1.4 मिलियन सिनेप्स, या फिर कह सकते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है 1.4 मिलियंस में ओनली। ठीक है, अब ये डायग्राम दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये डायग्राम आपको दिख रहा है। इस डायग्राम में मैंने क्रोमोसोम्स लिए हैं 3, ठीक है, 3 क्रोमोसोम्स है। मानो ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। अब इनके क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है, आपको पता है, ठीक है, डीएनए है। अब डीएनए में जो आपका न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये जो क्या लगे हुए हैं आपके बेस है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, तो ये सारे देखिए 3 ऊपर के जो हैं, 3 ऊपर के तीनों में सेम है, ATC, बट 4th नंबर पे जो है इसमें G है, इसमें C है, इसमें A है। ठीक है, तो इसी को क्या कह रहे हैं आप? सिनेप्स, या फिर हम कह सकते हैं, क्या बोला है यहाँ पर? सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स में क्या है? अब ये जो डीएनए है इस जगह पर क्या है? डिफरेंस पॉलीमॉर्फिज्म होता है। यही डिफरेंस है इसके अंदर। डीएनए में डिफरेंस क्या आया आपका? ये इसमें ऊपर जो आपके 3 थे वो तो सेम है, लेकिन ये लास्ट में एक जो है डिफरेंस है, सब में डिफरेंस है। तो यही क्या होता है? डिफरेंट पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है, या फिर हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ ओनली 50% जीन्स इज नोन। आपके ओनली 50% ही ऐसे जीन्स हैं जिनका हमें फंक्शन पता लगा है, बाकी अभी फंक्शन हम पता नहीं लगा पाए हैं, प्रोसेस तो अभी भी चल रहा है। उसके बाद है ओनली 2% ऑफ टोटल जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। आपको मैंने पहले ही बताया कि 2% ही आपका जीनोम जो है, वो जीन्स जो है आपका, या जीनोम कह सकते हैं, तो वही कोड करते हैं प्रोटीन को। बाकी का जो है आपके जो बचा इसके अलावा वो नहीं करता है। उसके बाद क्या? रिपीटेटिव सीक्वेंस एवरी इंडिविजुअल्स। और जो रिपीटेटेड सीक्वेंस है ये हर इंडिविजुअल में पाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये दिखा रहे हैं। इसी प्रकार से रिपीटेड सीक्वेंस जो होगा वो हर इंडिविजुअल में अलग अलग होता है। और जो रिपीटेड सीक्वेंस है ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले ये सोचा जा रहा था कि ये बेकार है, जंक डीएनए है, बट नहीं, ये फिंगर प्रिंटिंग में यूज होता है। आज का टॉपिक जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, आई होप दैट इज क्लियर नाउ। इफ यू कम the first time our channel, so please subscribe and like, share also. Thank you for watching. Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.